नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक शानदार सी प्रैक्टिस सेट में। और ये प्रैक्टिस सेट 7 है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 21 है, सबसे पहले इसको तो जोड़ा गया था, ये आपको बात याद रखना है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। 2002 यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था और ये लागू हुआ था। कभी कभी प्रश्न पूछता है कब अनुच्छेद 21 लागू हुआ था, तो 2010 में लागू हुआ था। और यहाँ पे बताना है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार बताया गया है। किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ये अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 16 इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में समानता मिलेगा आपको। यह अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 24 में जो भी बालक का उम्र 14 साल से कम है उनसे कोई काम नहीं कराया जाएगा, इसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद 24 में। अब अनुच्छेद 26 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 26 में लिखा गया है धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करने का आपको स्वतंत्र है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में ये लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि क्या है? तो देखिए, इसका जो समय अवधि होता है ये होता है 24 घंटे के भीतर आपको पेश करना होता है। और इसमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने तो पेश करना होता है, लेकिन यात्रा का समय छोड़कर, याद रखना है कि यात्रा का समय छोड़कर, यानी यात्रा जो आप करेंगे और कहीं दूसरे जगह से लाया जा रहा है तो वो समय छोड़कर बाकी सब काउंट होगा 24 घंटा टोटल। ठीक है, इतने देर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यह अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरोध अधिकार से संबंधित है? तो देखिए, शोषण से विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 संबंधित है। कौन से अनुच्छेद? 23 और 24 अनुच्छेद संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया। और मैंने पिछले वीडियो में ये बता रखा है कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार इसमें बताया गया, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया 25 से 28 में। तो ये सारे जो बाकी सब अनुच्छेद हैं ये मैंने पहले बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, उसमें मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। तो आप लोग जो भी लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। बाकी सब प्रैक्टिस सेट भी आपको करना जरूरी है क्योंकि उसमें भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? तो देखिए, ये लिखा गया आपके अनुच्छेद 14 में। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं अनुच्छेद 14 को कि इसमें विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 11 की बात करें तो इसमें जो नागरिकता से संबंधित कानून है ना, नियम है, वो बताया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई होगी, आप सभी को पता है, ये पहले भी मैंने बताया था और नीचे भी डिस्क्राइब कर दिया है मैंने अनुच्छेद 11 और 14 के बारे में कि 14 में विधि के समक्ष कानून की समानता और संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है नागरिकता से संबंधित के बारे में बताया गया अनुच्छेद 11 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 23 में भी पूछा है, इसके पहले वाले में भी आया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लिया था, वो भी 23 में ही पूछा था और ये भी 23 में ही पूछा। ये 24 नवंबर को पूछा है और वो 23 नवंबर को पूछा था, एक दिन आगे करके पीछे। वही मतलब सेम ही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। वहाँ पे
23-24 नीचे दे दिया था और पूछा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है, तो कुछ चेंजेज नहीं है। तो पेपर में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 26 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किससे समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो ये कौन सा अधिकार है? तो 17 में क्या बताया गया है आपका? 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। इसमें ये बताया गया अनुच्छेद 17 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में। और इसके बारे में एक अधिनियम आया था जिसमें इसका नाम बदल दिया गया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 मूलभूत संशोधन किया गया था तथा इसको एक नया नाम नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम 1955 दे दिया गया। बताएं अभी मैंने कि नाम इसका बदल दिया गया था। इसका नाम जो पहले अस्पृश्यता था उसे नाम बदल कर क्या कर दिया गया आपका? ये कर दिया गया कि नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम 1955, ये नाम कर दिया गया चेंज करके। ये याद रखना है, कभी कभी पूछता है लेकिन बहुत कम ही पूछता है वैसे। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रीट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? कौन सा रीट है जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए ये शब्द जो है ये ना लैटिन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, या किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, ठीक है। ये व्यक्तिगत भी जारी किया जा सकता है, आपका सार्वजनिक भी जारी किया जा सकता है, ठीक है, दोनों के खिलाफ हो सकता है। अगला प्रश्न है कि द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। यहाँ कुछ ब्लैंक है, डैश होगा यहाँ पे डैश है, मतलब खाली जगह है। खाली जगह बोल रहा है डैश द्वारा गारंटीकृत अधिकार के अलावा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट, जरा मार्क कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए बहुत ही पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो किस अनुच्छेद को हम लोग निलंबित नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से अनुच्छेद है जिसे हम लोग निलंबित नहीं कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करता है। अब अनुच्छेद 358 में बताया गया है कि अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित है। मतलब 358 में ये बताया गया है कि जो अनुच्छेद 19 है उसको निलंबित कैसे किया जाएगा, उसमें क्या क्या निलंबित होगा जब आपातकालीन लगेगा तब, ये 358 में बताया गया है। और 359 में ये बताया गया है कि जो अन्य मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए गए अधिकार को छोड़कर, मतलब 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबको निलंबित कर दिया जाता है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ये बताया गया है अनुच्छेद 359 में। वैसे ये पूछता नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया गया, शायद अगले पेपर में पूछ ले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? इनमें से कौन सा प्रावधान सही है ये बताना है। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार से संबंधित है? नहीं। भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है? नहीं, ये भी गलत है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो भाग 3 मौलिक कर्तव्य से थोड़ी ना संबंधित है, ये तो मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा, भाग 4 DPSP से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि भाग 2 किससे संबंधित है और भाग 4 किससे संबंधित है, 4A और 3। तो देखिए भाग 2 जो है ये संबंधित है आपका नागरिकता से, भाग 4A किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है
मौलिक कर्तव्य से और भाग 3 मूल अधिकार से। ठीक है, और सही केवल इसमें यही दिया है कि भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है। अब देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पे कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित है और भाग 4A अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है कभी कभी पूछ देता है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? अभी मैंने बताया कि भाग 4 जो है किससे संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी। ये आपका किससे संबंधित है? भाग 4 से। भाग 4 से याद रखना है हमेशा। अब देखिए बाकी जो आपका अनुच्छेद है वो देख लेते हैं। अभी मैंने ये हालांकि बता दिया था, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भाग 2 जो है इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है और इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 36 से 51 तक है और इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व और इसको बोलते हैं डीपीएसपी। और भाग 5 जो कि 52 से 151 तक है, इसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किससे संबंधित है या संघ सरकार किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है, या किस भाग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश से संबंधित एक नया राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा है। तो सहकारी समिति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी समिति जोड़ा गया था, अभी बताएंगे। देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4A के तहत सहकारी समिति के प्रचार के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया था। जो सहकारी समिति है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो कई बार यही प्रश्न पूछता है, तो अनुच्छेद 43 भी याद रखना है आपको। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इसे जोड़ा गया था और इसमें प्रमुख परिवर्तनें की गई थी। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। जो सहकारी समिति था ये आगे चल के एक मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और इसमें एक और पॉइंट है कि सहकारी समिति को बढ़ावा देने से संबंधित एक नया राज्य नीति निदेशक सिद्धांत में समावेशित किया गया। सबसे पहले मौलिक अधिकार में हुआ, फिर से क्या किया गया इसे कि डीपीएसपी में इसे समावेशित कर लिया गया। अगला प्रश्न है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा ये, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है कि अनुच्छेद 40(2) किससे संबंधित है? आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का सभी पेपर में क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब अनुच्छेद 37 देखिए, अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया है कि इस भाग में समिति सिद्धांतों को लागू करना बताया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य के द्वारा कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 39 में राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बताए गए हैं और 40 में मैंने अभी बताया ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? देखिए जो अनुच्छेद 51 है इनमें से कौन सा शामिल है अनुच्छेद 51 में बताना है। तो आपके यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बताया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा का बढ़ावा देना। तो ये आपके मैंने आज 100 से लेकर 115 तक प्रश्न करा दिया। ये सारे के सारे P/Q क्वेश्चन बोल सकते हैं और उनसे रिलेटेड प्रश्न है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो भी लोग इसके पहले वाले जितने भी वीडियो मैंने करा रखा है वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद,
जय भारत।